अब हम देखेंगे कि AWS में आप एक डेटाबेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। डेटाबेस दो तरीके के होते हैं, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस सर्विसेज को डिटेल में समझने के लिए आप मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग की डेटाबेस सर्विसेज के वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी इस वक्त हम एक SQL डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें मार्केट प्लेस में जाना होगा। उसके लिए क्लिक ऑन क्रिएट अ रिसोर्स। यहाँ पर हम सर्च करेंगे SQL डेटाबेस। ये ऊपर से फोर्थ ऑप्शन है, क्लिक ऑन दैट। यहाँ पर क्लिक ऑन क्रिएट। अब ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपका पेज है जहां पर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी और फिर अज्योर आपका डेटाबेस क्रिएट करेगा। तो एज यूजुअल सबसे पहले हमें हमारी सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप प्रोवाइड करनी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन ग्रुप है तो वो यहाँ पर सेलेक्टेड है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस हैं तो जिस भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आप इस डेटाबेस सर्विस को क्रिएट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिसोर्स ग्रुप, मेरे पास एक रिसोर्स ग्रुप है डेमो नाम का, मैं वो सेलेक्ट कर रही हूं। अब आपको डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करना होगा। मैंने इसका नाम दिया DemoDB। अज्योर चेक करेगा कि ये जो भी नाम आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये इनके कंडीशंस के साथ मैच हो रहा है या नहीं, तो अकॉर्डिंगली चेक बॉक्स होंगे। अगर कोई भी चेक बॉक्स रेड शो हो रहा है इसका मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा और आपको अकॉर्डिंगली आपका डेटाबेस नाम चेंज करना होगा। जब तक ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे आपका डेटाबेस अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए DB किसी भी एक सर्वर पर रन होता है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सर्वर है जिसके ऊपर आप डेटाबेस रन करना चाहते हैं तो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मेरे अकाउंट में कोई भी एग्जिस्टिंग सर्वर नहीं है, इसलिए मुझे एक सर्वर भी क्रिएट करना होगा। तो क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। यहाँ पर मुझे सर्वर की कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले सर्वर का नाम। तो मैं एक रिलेवेंट नाम दे रही हूँ जिससे मैं बाद में अगर मेरे सर्वर्स के लिस्ट में चेक करूँ तो मुझे समझ में आ जाए कि ये सर्वर किस चीज़ के लिए बना है। रिलेवेंट है DemoDB-VM। मैं ये VM इस DemoDB के लिए बना रही हूँ। एंड देन आपका एडमिन का लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्या होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। सर्वर का नाम, लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह प्रोवाइड करने के बाद क्लिक ऑन ओके। अब आपको आपकी डेटाबेस में किस तरह की कंप्यूट स्टोरेज सर्विसेज होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा। तो सबसे पहले है कि डू यू वांट टू यूज़ SQL इलास्टिक पूल। बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड नो है, बट अगर आप समझना चाहते हैं कि इलास्टिक पूल क्या होता है आप इस इंफॉर्मेशन आइकन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूट प्लस स्टोरेज। मुझे सबसे पहले किस तरह की टियर स्टोरेज मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इस वक्त यहाँ पर शो हो रहा है एरर दैट प्लीज सेलेक्ट अ कंपैटिबल सर्वर लोकेशन और बैकअप। सर्वर डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद अब आपको कुछ कंप्यूट डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। आपको किस तरह की कंप्यूट स्टोरेज चाहिए। यहाँ पर इस वक्त बाय डिफॉल्ट 250 GB ऑफ स्टोरेज स्पेस सेलेक्टेड है। अगर आपको ये चेंज करना है तो आप कॉन्फ़िगर डेटाबेस पर क्लिक कर सकते हैं। इस वक्त मुझे 250 GB ऑफ स्पेस एलोकेटेड है, लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट कम है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कॉस्ट पर DTUs है एंड DTUs सेलेक्टेड आर 10, $1.5 पर DTU, टोटल इट्स $15। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस वक्त मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ जाऊंगी, सो आई नॉट चेंज एनीथिंग एंड जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई। इसके बाद आपको किस तरह की रिडंडेंसी चाहिए। ये एक डेमो VM है तो अगर इसमें डेटा लॉस होता भी है इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट या एक्चुअल लाइफ कस्टमर डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैं लोकली रिडंडेंट स्टोरेज सेलेक्ट कर रही हूँ एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, जहाँ पर हम नेटवर्किंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। इस वक्त मैं नेटवर्किंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है उसी के साथ जा रही हूँ। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। मैंने इस वक्त कुछ भी सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं किया, जैसे इनेबल अज्योर डिफेंडर फॉर SQL। ये एक यूनिफाइड सिक्योरिटी पैकेज है। इस वक्त मैं उसे सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। इसका 30 डेज फ्री ट्रायल होता है, उसके बाद $15 पर सर्वर पर मंथ इसकी कॉस्ट होती है। तो अगर आप ये सर्विस चाहिए अज्योर डिफेंडर तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
इस वक्त मैं सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रही है मैंने वही सेलेक्ट किया है, जैसे यहाँ पर मेंटेनेंस विंडो प्रोवाइड करना वगैरह। देन नेक्स्ट है टैग। इस वक्त मैं कोई टैग भी क्रिएट नहीं कर रही, तो नेक्स्ट इज रिव्यू प्लस क्रिएट। तो ये एक समराइज्ड व्यू है, आपने जो भी सेटिंग्स और डिटेल्स सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये सब एक बार रिव्यू करने के बाद क्लिक ऑन क्रिएट। अब आप टॉप राइट में देख सकते हैं दैट डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, इट विल टेक सम टाइम फॉर द डिप्लॉयमेंट टू कंप्लीट, विल कम बैक वंस इट्स डन। अब आप देख सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड है। आपकी डेटाबेस डिटेल्स को चेक करने के लिए क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स। ये आपके एसक्यूएल डेटाबेस का होम पेज है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आपके डेटाबेस के बारे में शो होगी, जैसे कंप्यूट यूटिलाइजेशन। जब आपका डेटाबेस क्रिएट हो रहा था तो यूटिलाइजेशन लेवल थोड़ी हाई थी, लेकिन अब क्रिएट होने के बाद क्योंकि इस डेटाबेस पर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड नहीं है, इसलिए इस वक्त ये 0% पर है। आपकी डेटाबेस रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन जैसे एक्टिविटी लॉग वगैरह अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर एक्टिविटी लॉग वाले टैब पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूट प्लस स्टोरेज इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो आप यहाँ पर जा सकते। अगर आपको स्टोरेज सेटिंग में कुछ चेंज करना है, जैसे मैंने डेटाबेस क्रिएट करते वक्त लोकली रिडंडेंट मेंशन किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद इफ़ आई रियलाइज कि मुझे रिडंडेंसी इंक्रीज करनी है तो मैं जोन रिडंडेंट या जियो रिडंडेंट पर क्लिक करके क्लिक ऑन अप्लाई। अकॉर्डिंगली आपकी रिडंडेंसी चेंज होगी, बट कीप दिस इन माइंड कि जैसे आप सेटिंग्स में चेंजेस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट ऑफ यूजिंग द सर्विस भी चेंज होती जाएगी, और जो भी आपको $200 का क्रेडिट मिला है अकॉर्डिंगली उसमें से पैसे डिडक्ट होते रहेंगे। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। इसके अलावा और कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या परफॉर्मेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मॉनिटरिंग रिलेटेड डिटेल्स, कुछ जो डेटाबेस आपने क्रिएट किए उसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इन डिफरेंट नेविगेशंस में से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अगर आप इसी डीबी की तरह सिमिलरली कोई दूसरी डीबी भी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कॉपी ऑप्शन भी है। मैंने ये डेटाबेस सिर्फ डेमो के लिए बनाया था और मैं नहीं चाहती जो मुझे फ्री क्रेडिट मिला है उसमें से अननेसेसरी डिडक्शंस हो, इसलिए अगर आप ट्रायल के लिए, प्रैक्टिस के लिए कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद मेक श्योर कि आप उस सर्विस को डिलीट कर दें, ताकि जो आपको क्रेडिट मिली है उसे आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिलीट बटन है, उस पर क्लिक करने पर आपकी डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगी। सो लेट्स डू दैट। डेटाबेस डिलीट करने से पहले आपको एक कन्फर्मेशन पूछा जाएगा और ये एक वार्निंग मैसेज है कि अगर आप डिलीट करते हैं तो ये एक इरिवर्सिबल एक्शन है। अगर आपने आपके डेटाबेस पे कोई डेटा भी स्टोर की है तो वो भी डिलीट हो जाएगी। तो इस वक्त मुझे ये डेटाबेस की कोई ज़रूरत नहीं है, so I'll just give the DB name and click on delete. आप देख सकते हैं deleting is in progress now. It will take some time to delete the database. Let's come back when it's done. अब आप देख सकते हैं that successfully deleted the database का मैसेज आ गया था और यहाँ पर मेंशन है that your deployment is complete. अज्योर में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप को वो एज अ डिप्लॉयमेंट ट्रीट करता है, तो इसीलिए डिलीट को भी उसने एज अ डिप्लॉयमेंट ट्रीट किया था। अब अगर मैं रिसोर्सेज पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे मैसेज आया रिसोर्स नॉट फाउंड, वो इसलिए क्योंकि डेटाबेस डिलीट हो चुका है। अगर मैं होम पेज पर जाती हूँ और अगर मैंने एसक्यूएल डेटाबेस सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज़ नो एसक्यूएल डेटाबेस टू डिस्प्ले, क्योंकि मैंने जो डीबी क्रिएट की थी वो अब डिलीट भी हो चुकी है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।